डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने लास्ट पार्ट में एक्टिविटी 2.3 को डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए पहले इस एक्टिविटी 2.3 को हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो है कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए बच्चों, एक्टिविटी 2.3 में क्या था कि हम लोगों को हाफ kg जो है आटा या मैदा को लेना था, ठीक है। उसमें कुछ शुगर को एडअप करना था, साथ में कुछ गर्म पानी को मिक्स करना था, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसमें हम लोगों को कुछ क्वांटिटी जो है ईस्ट पाउडर का ऐड करना था, ठीक है। इन सब को ऐड करके हम लोगों को बच्चों एक सॉफ्ट डो बनाना था, ठीक है। और सॉफ्ट डो बनाने के बाद इसको 2 घंटे के लिए हम लोगों को छोड़ देना था, ठीक है। 2 घंटे के बाद आकर के जब हमने इसको देखा तो हम लोगों ने देखा कि 2 घंटे के बाद ये जो हम लोगों का डो जो है रेस्ट कर गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। तो ऐसा क्यों इंक्रीज़ किया? तो इसका जो रीज़न है, रीज़न क्या कह रहा है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। कि जब हम लोगों ने शुगर में, ठीक है, ईस्ट को डाला तो शुगर के प्रेजेंस के कारण ये जो ईस्ट है, ईस्ट का जो रिप्रोडक्शन हुआ वो बहुत ही फास्ट हुआ। मतलब जो ईस्ट है, ईस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुआ, ठीक है। उसका जो रिप्रोडक्शन है बहुत फास्ट हुआ ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका ईस्ट था, ईस्ट ने बहुत सारा क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ किया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा उसमें ईस्ट का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वो रेस्पिरेट करेंगे, रेस्पिरेशन होगा उनका, और जितना ज़्यादा वो रेस्पिरेशन करेंगे उतना ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स के गैस थे वो बबल्स की फॉर्म में आए और इस डो को फिल कर दिया, ठीक है, हर तरफ से। देयरफॉर इट्स इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। तो इसी कारण से ये जो डो है, डो का वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो इसी तरह से ईस्ट का जो यूज है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ब्रेड को बनाने के लिए, पेस्ट्री को बनाने के लिए और केक्स को बनाने के लिए। तो ये पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवरअप किया कि ये जो मैदा है, मैदा का जो आपका डो है वो क्यों आपका इंक्रीज़ किया, इसका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ किया, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट को डाला जाता है जब शुगर के ऊपर, तो ईस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसका रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। और जब इसका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है तो ये जब रेस्पिरेशन लेता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है डो में, फिलअप हो जाती है, ठीक है, जिस कारण से इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये पार्ट तो क्लियर है सबको बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हम लोगों को डिस्कस करना है वो करना है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप लोग देखते हो बच्चों, जो अल्कोहल होती है, जो वाइन होती है, इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है और इसको मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल और ये जो वाइन बनती है ये भी किसकी हेल्प से बनती है बच्चों, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनती है। तो देखो क्या कह रहा है, microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, that is vinegar। तो आप लोग देखते हो कि जो आपकी अल्कोहल बनती है, जो वाइन बनती है, वाइन बच्चों ये वाइन कैसे बनती है, तो वाइन आपको अंगूर को फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, अंगूर को सड़ा करके ये वाइन बनती है। एंड एसिटिक एसिड जिसको आप लोग विनेगर कहते हो, ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं बच्चों, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है अल्कोहल और वाइन का, वो जो है किसकी हेल्प्स के कारण होता है, तो ईस्ट की हेल्प के कारण होता है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, अल्कोहल और वाइन किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, तो देखो क्या कह रहा है, फॉर दिस पर्पज़ yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice etc। कह रहा है बच्चों हमारे पास, हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्लांट्स पाए जाते हैं, नेचुरल ग्रेन्स पाए जाते हैं जिनके अंदर बच्चों शुगर नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका बार्ले का जो है ग्रेन्स है, आपका वीट का जो ग्रेन्स है, जो आपका राइस का ग्रेन्स है, या कुछ आपके जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स के जूस हैं उसमें भी जो है आपके
शुगर्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो क्या किया जाता है, वीट को, राइस को, बार्ले को बहुत बड़े बड़े कंटेनर में रख दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसमें जो है ईस्ट को डाल दिया जाता है। अब ईस्ट उसके अंदर जाता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इसको फर्मेंट करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले भी देखा कि ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट कब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जब इसको शुगर मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारे प्लांट्स के जो ग्रेन्स हैं, जैसे वीट है, राइस है और ये जो आपके बार्ले हैं, तो इनकी जो सीड्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनमें शुगर नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। तो जब ईस्ट को इसमें डाला जाता है तो ईस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही फास्ट क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। और जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे गैसेस को ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जब जाते हैं, इनको जब ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं, इनको फर्मेंट करने का काम करते हैं, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बहुत ज़्यादा उनके जो है बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, ईस्ट से। तो जो ईस्ट से जो बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा आपके जो है फैक्ट्रीज़ में और भी बहुत सारी मशीनरीज़ की हेल्प से फिर जो है अल्कोहल और वाइन को प्रिपेयर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 2.4। तो एक्टिविटी 2.4 क्या कह रहा है, टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। आपको कह रहा है कि 500 ml का एक बीकर लेना है और इसको 3/4 आपको पानी से क्या करना है, फिल कर देना है। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। फिर इस पानी में आपको 2-3 चम्मच क्या करना है, शुगर डालना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू दी शुगर सोल्यूशन। अब आपने शुगर में चीनी को मिला के डाल के जो मिला दिया, तो जो ये शुगर सोल्यूशन बना, इस शुगर सोल्यूशन में आपको आधा चम्मच जो है ईस्ट का पाउडर मिलाना है, ठीक है। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। अब क्या करो, इस सोल्यूशन को, ठीक है, आप कवर कर दो और कवर करके आप इसको किसी गर्म जगह पे रख दो 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक है। नाउ स्मेल दी सोल्यूशन। अब 4 से 5 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इसके सोल्यूशन को स्मेल करना है, ठीक है। कैन यू गेट अ स्मेल। तो कह रहा है जब आप इसको स्मेल करोगे तो उसमें आपको किसकी स्मेल आएगी, तो बच्चों उसमें जो स्मेल आएगी वो स्मेल आएगी अल्कोहल की, ठीक है। ये बात समझ में आई कि आपको क्या करना है, बीकर में पानी लेना है, ठीक है, 500 ml का बीकर लेना है, उसको 3/4 आप पानी से भर दो, उसमें 2-3 चम्मच आप चीनी का डाल के उसको एक शुगर सोल्यूशन बना लो, ठीक है। शुगर सोल्यूशन बनने के बाद आप उसमें क्या करो, ½ टीस्पून आप उसमें जो है ईस्ट पाउडर मिला दो, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को आपको कवर करके 4 to 5 आवर्स किसी वार्म प्लेस पे रखना है, ठीक है। 4 से 5 घंटे के बाद आपको इस सोल्यूशन को स्मेल करना है, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे के बाद जब आप इस सोल्यूशन को स्मेल करोगे तो यहाँ से जो आपको स्मेल आएगी वो किसकी स्मेल आएगी बच्चों, अल्कोहल की स्मेल आएगी, ठीक है। तो देखिए लिखा क्या हुआ है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ से जो आपको स्मेल आएगी वो स्मेल किसकी होगी, अल्कोहल की होगी, ठीक है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुगर आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहल में। और इस शुगर को अल्कोहल में किसने कन्वर्ट किया, ईस्ट ने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब शुगर है, शुगर में जब हम लोग ईस्ट को डालते हैं तो ईस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ईस्ट जो है शुगर को फूड की तरह खाता है, ठीक है। और जब ये ईस्ट जो है शुगर को फूड की तरह खाता है तो इसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो यही वेस्ट प्रोडक्ट्स जो रिलीज़ होते हैं ये आपको स्मेल देते हैं किसका बच्चों, अल्कोहल का स्मेल देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो ये जो आपका शुगर कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में किसकी हेल्प के कारण, ठीक है, ईस्ट की हेल्प के कारण। तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग फर्मेंटेशन की डिफिनेशन नोट कर लेना, दिस को काटना, यहाँ पे लिखना द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाई ईस्ट, ठीक है, किसकी हेल्प से, बाई ईस्ट की हेल्प से, इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या कह रहा है,
लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो लुईस पास्चर आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस को डिस्कवर किया था कब? 1857 में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ये बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी हेल्प से मेडिसिन्स भी बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as of penicillin। तो कह रहा है कि बच्चों जब भी आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कभी कभी आपको एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स देता है खाने के लिए, ठीक है, कभी कभी आपको कुछ कैप्सूल्स देता है खाने के लिए, ठीक है, और जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो आपको इंजेक्शन भी देता है, ठीक है, सच एज ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन फॉर्म में वो आपको इंजेक्शन भी लगाता है। तो आप सोच सकते हो ये जितने भी आप एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स खा रहे हो, जो आप लोग कैप्सूल्स खा रहे हो और जो आपको इंजेक्शंस पेंसिलिन की फॉर्म में दी जा रही है, ये सारे मेडिसिन्स आ कहाँ से रहे हैं? ठीक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों ये जितनी भी दवाइयाँ आप लोग देख रहे हो ये सारी दवाइयाँ मिलती कहाँ से हैं? तो ये सारी दवाइयों का सोर्स कौन है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, दीज मेडिसिन्स किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों क्या होता है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो मेडिसिन्स बनाई जाती है, तो मेडिसिन्स क्या करती है? दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं बच्चों जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इस मेडिसिन्स को खाते हैं तो ये मेडिसिन्स क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ये उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या उनको मार देती है। ठीक है, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह की मेडिसिन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन आप लोग नोट करोगे, द मेडिसिन्स, क्या नोट करोगे आप लोग? द मेडिसिन्स विच किल्स, ठीक है, द मेडिसिन्स विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्या है? These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। कह रहा है आजकल बच्चों बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से बन रही हैं? तो बैक्टीरिया और फंगाई की हेल्प से प्रोड्यूस की जा रही हैं, उनको बनाई जा रही हैं। आप लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा, जैसे आप लोगों ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना होगा, एरिथ्रोमाइसिन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो ये कुछ आपके एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जो आपके फंगाई और बैक्टीरिया की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। कह रहा है बच्चों ये जो एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, इसको बनाया जाता है बहुत तरह के, ठीक है, अलग अलग तरह के स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके, ठीक है, एंड यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। और जब ये एंटीबायोटिक्स आपकी बन जाती है तो इससे हम लोग बहुत तरह की बीमारियों से अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। तो कह रहा है बच्चों ये जो एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक्स को बच्चों गोलियों की फॉर्म में मिला करके, ठीक है, तो जो आपको मुर्गियों को दाना दिया जाता है तो उनके दानों में एंटीबायोटिक्स को मिला करके, या आपके जो जितने भी आपके पालतू जानवर, जैसे आपकी जो गाय है, जहाँ पे आपका डेयरी वगैरह होता है, ठीक है, तो डेयरी में भी जो आपके काउज़ हैं, बोफेलोज़ हैं, उनके भी खाने में जो है इस एंटीबायोटिक्स को मिला करके इनको दिया जाता है। ठीक है, इन एनिमल्स को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। ठीक है, तो प्लांट्स को भी जो है ये मेडिसिन्स दी जाती है।
ठीक है, जिससे प्लांट्स को भी बहुत तरह की बीमारियों से बचाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको आप लोग देखिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो कह रहा है कि बच्चों कि आपको एंटीबायोटिक्स हमेशा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जब आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करे तभी आपको एंटीबायोटिक खाना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर। तो कह रहा है बच्चों, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको दवा तो देता है, साथ में आपको प्रिस्क्रिप्शंस भी देता है कि ये जो दवा आपको दी जा रही है इस दवा को कितने दिन खाना है, ठीक है, कितने कितने टाइम पे खाना है। तो ये सारे प्रिस्क्रिप्शंस आपको डॉक्टर जो देता है तो आपको उसको डॉक्टर की सलाह पे ही उसको लेना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस को आपको फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, कह रहा है कि अगर आप एंटीबायोटिक खाते हो, ठीक है, और आपको एंटीबायोटिक्स उस समय नहीं खाना चाहिए, मतलब आप इसको एंटीबायोटिक खा रहे हो और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है या आप उसको रॉन्ग डोज में खाते हो, इट मे मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो कह रहा है बच्चों, अगर आप एक्सेसिव एंटीबायोटिक खाओगे तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोगों के बॉडी के अंदर भी बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बहुत तरह की डिजीज़ से बचाते हैं। ठीक है, तो अब जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाओगे तो ये एंटीबायोटिक हो सकता है कि हम लोगों की बॉडी के अंदर जो यूजफुल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये जा कर के किल कर दे। ठीक है, और जब आप फ्यूचर में बीमार पड़ो, ठीक है, और आप जब इस एंटीबायोटिक को खाओगे तो आप अब ठीक नहीं होगे, ये जो आपकी ड्रग होगी ये ड्रग लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियरी बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। तो वही बात कह रहा है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरली खाओगे तो हम लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग की बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कभी कभी आपको हल्का हल्का फीवर होता है और बिना दवा लिए भी आप ठीक हो जाते हो। तो आप ठीक क्यों हो गए? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके जो बैक्टीरिया थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफ़ीट किए और उनको डिफ़ीट करके आपकी बॉडी से बाहर कर दिए, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब अगर आप अननेसेसरली मेडिसिन्स लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं ये अपने आप मर जाएंगे। तो जब आप फ्यूचर में बीमार पड़ोगे तो ना तो ये दवाई काम करेगी और आपके अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। ठीक है, तो दवा का कोई असर नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। जब आपको जुकाम हुआ हो, जब आपको सर्दी लगी हुई हो, ठीक है, तो उस समय आप लोगों को एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोल्ड और फ्लू होता है ये किसके कारण होता है बच्चों? तो ये वायरस के कारण होता है। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए एक चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट देखते हैं। ये यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कुछ एक स्टोरीज़ है, कुछ एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। तो कह रहा है कि 1929 में ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि उन बैक्टीरिया के बारे में ये कर रहे थे जिन बैक्टीरिया के कारण डिजीज़ कॉज होता है। ठीक है, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो होता क्या था, बहुत सारे कल्चर प्लेट्स में ये बैक्टीरिया को ग्रो कराए हुए थे। ठीक है, तो कहीं बाहर से क्या हुआ, थ्रू एयर आप कह सकते हो कि कोई एक फंगस आया, ठीक है, और ये फंगस इनके कल्चर प्लेट्स पे, किसी कल्चर प्लेट्स पे ग्रो करने लगा। ही फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या देखा, उस कल्चर प्लेट्स में जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे कहीं बाहर से एक फंगस आया, ठीक है, और वो फंगस क्या किया, ग्रो करने लगा। फिर इन्होंने क्या देखा कि जब वो फंगस जब ग्रो किया तो उसके आसपास जितने भी बैक्टीरिया थे
उनके बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया, ठीक है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, ठीक है। कि उन्होंने क्या देखा कि जहाँ जहाँ ये फंगस ग्रो किया उस प्लेट में, उसके आसपास बैक्टीरिया आया ही नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया और बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए, ठीक है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो फिर इसी को लेकर के, ठीक है, इसी मोल्ड को लेकर के इन्होंने पेनिसिलिन प्रिपेयर्ड की, जो एज ए एंटीबायोटिक काम करती है, ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को बताया था, वो जो मोल्ड, जो फंगस है, कौन सा फंगस था, पेनिसिलियम, बताया था ना आपको। पेनिसिलियम की ही हेल्प से पेनिसिलिन को बनाया गया था, ठीक है। तो जो ये आपका फंगस जो कल्चर प्लेट्स पे बैक्टीरिया के साथ जो एयर के थ्रू आकर के जो है ग्रो किया था, वो पेनिसिलियम था, ठीक है। पेनिसिलियम जहाँ जहाँ ग्रो किया उसके आसपास बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने 1929 में उस पेनिसिलियम से पेनिसिलिन को बनाया, ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किया। तो आपने देखा कि ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ और काम कर रहे थे। ये काम क्या कर रहे थे, उस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे जिससे जो है बैक्टीरियल जो है डिजीज़ होती है, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया के कारण लोगों को बीमारी जो हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है, उसके बारे में ये स्टडी कर रहे थे। लेकिन इनको मिल क्या गया कि कहीं से एक फंगस आया एयर के थ्रू, उस प्लेट्स में जो है वो कहीं ग्रो किया, और जहाँ ग्रो किया उसके आसपास बैक्टीरिया का ग्रोथ ही रुक गया, बैक्टीरिया मरना शुरू हो गया। तो उन्होंने उससे पेनिसिलिन बना ली, ठीक है, कि बैक्टीरिया से होने वाली जो भी बीमारी होगी हम लोग एक एंटीबायोटिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करेगा कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उनके ग्रोथ को किल कर देगा या उनको मार देगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चों, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन, इसको हम लोग अपने अगली क्लास में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।